भाई वो चाहता तो चाय भी बेच सकता था, लेकिन उस गरीब की गांड मस्ती देखो, उसको देश बेचना है। कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। अरे भगवान, कट जाओगे मिट जाओगे हो जाएगा अंत, फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। ये एडिटर एक दिन कुणाल कामरा वाले हालत करा देगा यार मेरी। अरे ये ऊपर वाला डायलॉग मैंने नहीं बोला है, ये इस आदमी ने बोला है। कपिल दी एक्सप्लेनर चैनल या फिर मैं इस चीज की पुष्टि नहीं करता। अंजना जी तो हेलो भाई, सेफ फील होता है बोल के, तुम समझ पा रहे हो ना। तो आज अपन इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे एक डिक्टेटरशिप में अगर तुम द ताज स्टोरी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म रिलीज कर रहे हो तो तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम एकदम बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन अभी तुम्हें द बेंगल फाइल जैसी फिल्म का ट्रेलर तक भी रिलीज कर दिया ना, तो तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अपन एक ऐसे देश में रह रहे हैं आज के टाइम पे जहाँ पर कोई अगर फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो खालिस्तानी सपोर्टेड कहलाता है गवर्नमेंट के हिसाब से। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें चाइना का हाथ है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट मीडिया आवाज उठा दे तो वो तो CIA का काम है, सारा ये गवर्नमेंट का हिसाब है। और अगर तुम गलती से E20 के बारे में बोल दो तो भाई नितिन जी के हिसाब से तुम तो देशद्रोही हो। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। अभी लेटेस्ट ही देख लो, सोनम वांगचुक जी जो कि सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी सिर्फ 2 डिमांड थी। पहली थी स्टेटहुड और दूसरा 6th शेड्यूल इंक्लूसिव, विच बीजेपी ओनली प्रॉमिस टू गिव देम ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। मतलब बीजेपी ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें ये देंगे, पर उन्होंने अभी तक दिया नहीं था। अब स्टेटहुड का मतलब है, सोनम जी चाहते थे कि जैसे राजस्थान है वैसे एक लद्दाख को स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि उनका भी कोई CM हो, उनकी भी कोई पार्टी इलेक्ट वगैरह हो, क्योंकि लद्दाख अभी तक यूनियन टेरिटरी है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उनकी दूसरी मांग थी 6th शेड्यूल। अब इसको एकदम सिंपल टर्म में ये है, जो भी लद्दाख में ट्राइबल एरियाज के ट्राइबल लोग थे वो अपने आप को कंट्रोल करना चाहते थे, उनकी खुद की गवर्नमेंट चाहते थे ताकि वो अपना कल्चर, लैंड और लैंग्वेज सब बचा सके। लोगों का ये कहना है कि वो लैंड इसलिए नहीं दे रही, 6th शेड्यूल इसलिए नहीं दे रही गवर्नमेंट क्योंकि जो लैंड है ट्राइबल एरियाज का, ट्राइबल लोगों का, वो अडानी को देना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कपिल इसकी पुष्टि नहीं करता, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब लोग तो कुछ भी कहते हैं पर कपिल इसकी पुष्टि नहीं करता। ये 2 मांगी थी सोनम जी की और इसके लिए वो 6 साल से एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों पहले लोगों में वॉयलेंस बढ़ गया और उन्होंने हल्ला मल्ला मचा दिया और जगह चला दी लद्दाख में बहुत सी, और वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इस वॉयलेंस के दौरान 4 लोगों की मौत भी हो गई थी। सोनम जी का कहना है कि उनका इस वॉयलेंस से कोई लेना देना नहीं है और उन 4 लोगों की मौत से भी इसका कोई लेना देना नहीं है सोनम जी का, ऐसा सोनम जी का कहना है। और वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, ऐसा कहना था उनका। लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट ने सोनम जी को देशद्रोही, पाकिस्तानी एजेंट, चाइनीज एजेंट और उन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार बोल के उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि सोनम जी हेटफुल क्राइम फैला रहे थे स्पीच से, मतलब अपनी स्पीच दे दे के हेटफुल क्राइम फैला रहे थे और इसलिए गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट कर लिया। तो अब एकदम ध्यान से सुनना तुम लोग, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। तो बीजेपी, द रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी का ये मानना है कि अगर तुम्हारे इन्फ्लुएंस में कोई गलत काम कर रहा है तो तुम्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर अगर कोई लार्ज ग्रुप में कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो उस लार्ज ग्रुप के लीडर को अरेस्ट कर लेना चाहिए। ऐसा बीजेपी का मानना है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मोदी को अरेस्ट करो यार। मतलब भगवत सिंह बोरा, रामदुआल गोट, कुलदीप सिंह, सीमा पत्रा, मोहनलाल डाकड़, ये लोग कौन थे? मतलब दूध के दुले हुए तो थे नहीं, तुम ऑनलाइन जाके देख सकते हो सब। और तुम सुनो, 2025 की रिपोर्ट्स के हिसाब से बीजेपी में 40% मेंबर ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहा है, किडनैपिंग, वुमेन हैरेसमेंट, ऐसे बहुत से केसेस चल रहे हैं। और बीजेपी पगलू, अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है? क्या शब्द बोले? ये सुनो, अभी लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से इंडिया में 947 करीब हेट क्राइम्स फैला है 1 साल के अंदर, और उसमें से 345 करीब हेट स्पीच थी, और उसमें से 5 तुम्हारे भगवान मोदी जी ने दिए। और न्यूज़ के हिसाब से इसकी वजह से, हेट स्पीच की वजह से बहुत से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स की जान गई है। सुन रहे हो तुम? सुन पा रहे हो ना? और मुझे तो जब दिमाग मेरा ऐसे हुआ जब लोग ये बोल रहे थे कि सोनम वांगचुक जी पाकिस्तान गए इसलिए वो देशद्रोही है। तुम्हारा भगवान मोदी नहीं गया क्या कभी पाकिस्तान? कभी कदम नहीं रखा क्या उसने? चाइना पाकिस्तान दोनों जगह। सही बात, सोचो एक बार।
तो सोनम वांगचुक जी को अगर तुम जेल में डाल रहे हो तो न्यूज़ के हिसाब से और न्यूज़ एलिगेशंस के हिसाब से तो मोदी जी का पहला हक बनता है। देखो साफ बात है। और हाँ, जो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं, जो भी मैंने अभी मोदी जी पे एलिगेशंस लगाए हैं ये मैंने मन से नहीं लगाए हैं, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन न्यूज़ जाके पढ़ लो। अगर तुम बीजेपी के पढ़े लिखे सपोर्टर हो तो मुझे बीजेपी जैसा कोई शौक नहीं है झूठा इंजाम लगाना या फिर कोई नया इंजाम अपने हिसाब से बना के लगा देने का, ऐसा मेरे को कोई शौक नहीं है। वैसे तुम कमेंट्स में बताओ, अगर सोनम वांगचुक को जेल में डालना सही है तो क्या मोदी जी को नहीं? ऐसा कमेंट्स में बताओ, जल्दी जाके बताना तुम। और मेरे को तो एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें मैं, मतलब इस आदमी ने लोगों में ऐसा वहम भरा है कि अगर लोगों का मानना है कि अगर अगले दिन ही बीजेपी हार गई तो मुसलमान वगैरह सब चाकू उठा के सब हिंदुओं को मार देंगे, ऐसा इस आदमी का मानना है। इस आदमी का मानना नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब इस आदमी ने ऐसा भ्रम डाल दिया लोगों के मन में। अरे तुम ये सब छोड़ो यार, लद्दाख में एक JIST जिस नाम के चैनल का एक लड़का रिपोर्टर रिपोर्टिंग करने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने एक रिपोर्टर को रोक दिया ये बोल के कि परमिशन लेके आओ, पर ये नहीं बताया कि परमिशन किससे लानी है। मतलब ये तो वही बात हो गई यार कि 2014 में कोई वादे कर रहा था कि पेट्रोल सस्ते कर देंगे, पेट्रोल सस्ते कर देंगे, पर ये तो ना बोला था उसने कौन से साल में करेंगे, समझे? व्हाट परमिशन? चाहिए ना सर के लिए। ये परमिशन है तो दिस इज माय प्रेस आईडी। परमिशन आपको रिटर्न चाहिए। मतलब इंडिया में न्यूज चैनल वालों को परमिशन लेनी पड़ रही है। तुम सुन रहे हो, परमिशन लेनी पड़ी है न्यूज चैनल वालों को। अबे इंडिया पाकिस्तान चाइना करने वालों, तुम ये सब छोड़ो। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया 159 रैंक पे थी 180 में से। पाकिस्तान 152 पे थी, श्रीलंका 150 पे, उससे नीचे थी इंडिया। तुम सुन रहे हो कुछ? जाके देख लो ये न्यूज पे। अरे यार तुम ये सब छोड़ो, तुम ऐसा सोचो एक बार का कि अगर दुर्योधन युद्ध के बीच में इतने लोगों को मारने के बाद जय श्री राम बोल देता तो क्या किशन जी उसे माफ कर देते? तुम सोच रहे हो मैं किस सेंस में बोलना चाह रहा हूँ? तुम ध्यान से सोचो इस बात को, गुस्सा मत करो, तुम सोचो एक बार। तुम तो मुझे ये बताओ कि अगर मुकेश चंद्राकर, राजेंद्र वाजपेयी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, राजीव प्रताप, CN नरेश कुमार, इन सबके घर वालों के आगे अगर मोदी जी जय श्री राम बोल दे तो क्या इनके घर वाले खुश हो जाएंगे? मतलब मोदी जी ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ। मतलब तुम्हें क्या लगता है मोदी जी जय श्री राम बोलते घर वाले खुश हो जाएंगे कि और मोदी जी ने जय श्री राम बोल दिया, अरे अरे मेरे भगवान, अरे भगवान अब मेरे बेटों को स्वर्ग प्राप्त होगा, मोदी जी ने जय श्री राम बोल दिया, अरे जय श्री राम जय श्री राम। ऐसे थोड़ा ना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट एकदम नीचे तक अनपढ़ हो चुकी है। अब तुम चाहे उस गवर्नमेंट के सबसे ऊपर वाले आदमी को उठालो या सबसे नीचे वाले आदमी को उठालो, कोई बुद्धि से सोचता ही नहीं, कोई बुद्धि लगाता ही नहीं है। मतलब एक आदमी बोल रहा था अभी कुछ दिन पहले कि iPhone 17 पे भगवान का कलर आ गया है, ऑरेंज कलर आ गया है, ऐसा उस आदमी ने कहा है। सच बात है ये। iPhone 17 लॉन्च हुआ है और पहली बार उसका सबसे यूनिक कलर ऑरेंज, कॉस्मिक ऑरेंज आया है। यानी दुनिया के सबसे हाईटेक कंपनी के सबसे हाईटेक प्रोडक्ट के ऊपर भी भगवान नजर आने लगा है। अगर किसी को कुछ समझ में ना रहा हो तो उसे अपनी नजर बदलने की जरूरत है। अब मुझे तुम एक चीज बताओ, मेरे हिसाब से तो USA में 1970 से कैदियों की या प्रिजनर्स की ड्रेस कोड क्या है? ऑरेंज होगी मेरे हिसाब से तो, अगर तुम कलर की बात कर रहे हो तो। अब तुम ये सब तो छोड़ो, इंडिया की कैपिटल सिटी की CM ये बोल रही है कि दुर्गा माता की फोटो के साथ मोदी जी की फोटो लगा के पूजा करो, पूजा। मैं ये चाहती हूँ दुर्गा पूजा के पंडालों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर मां के चरणों के पास लगाकर। अबे मतलब सही बात है यार, असुरों की फोटो तो दुर्गा माता के चरणों में होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये इंस्टाग्राम पोस्ट कह रहा है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। इसकी जगह गर्दन पकड़ो तुम, या मत चीची चीची करना। इसने बोला ऐसा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, ऐसा ये बोल रहा है। बीजेपी सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो गौ माता की पूजा करती है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर भी है, जो यमुना की पूजा करती है लेकिन उसी यमुना को डर्टीएस्ट रिवर बना रखा है, जो कन्या की पूजा करती है। तुम सबने भी कन्याओं को नवरात्र में खाना भी खिलाया होगा, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान उन्हीं कन्याओं का हर 15 मिनट में रेप हो रहा है। बीजेपी ये विद्या माता की इंडिया में पूजा भी की जाती है, तो और तुम्हें पता ही है बीजेपी सरकार के दौरान स्कूल्स की क्या हालत हो रखी है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा बीजेपी करती क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ बीजेपी करती क्या है। गवर्नमेंट मोदी जी के बर्थडे पे बुक लॉन्च कर रही है, कॉफी टेबल बुक लॉन्च कर रही है। अबे चाय बनाने की रेसिपी है यार उसमें,
ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आदमी कह रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। इस कमेंट के वाले आदमी को जगह पकड़ो तुम। और तो और योगी जी मोदी जी पे बायोग्राफी मूवीज बन रही है। मोदी जी पे तो 3 बन चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी क्यों है। रुको, थोड़ा आराम से बना लेना। क्या था आदमी बीच में हक दे, माता जी का बुलावा आने दो, उसके बाद आराम से 5 6 बनाना कौन मना करा है तुम्हें। और तो और गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 अक्टूबर को मोदी जी की बायोग्राफी सब स्कूल्स में दिखाना। अबे स्कूलें बची कहाँ हैं। 2014 से अभी तक 80 से 90 हजार गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुकी है और जो बची पुची है वो अपने आप डस रही है। वैसे तो बीजेपी से सवाल पूछना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कभी तुम्हें मौका मिल जाए जैसे बीजेपी से सवाल पूछने का, तो अगर तुम इससे ऐसे पूछ लो कि रोजगार कहाँ है, तो या तो वो बोल देगी कांग्रेस सरकार के मैं कहाँ था ये होगा, कांग्रेस सरकार भी तो रोजगार नहीं दे रही थी, बताओ। और या फिर उनका एक स्पेशल जवाब है कश्मीरी पंडित। बीजेपी को सिर्फ 2 ही काम आते हैं। पहला, कभी भी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करना, और दूसरा ये रवि किशन जैसे फालतू नेताओं को अपनी पार्टी में ऐड करना। सॉरी यार, रेखा गुप्ता के घर से बाहर आया हूँ अभी, सॉरी। बहुत शानदार हो गया भाई, 28 और 18% खत्म। मैं बोल रहा हूँ ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे। जो सिर्फ जय श्री राम कर करके कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा फैला रहा है कि उसकी हद नहीं। मतलब मोदी जी ने किया है क्या है लोअर कास्ट लोगों के लिए। मतलब तुम मुझे एक चीज बताओ, मतलब इनकी क्या गलती थी। मुझे 2025 में अभी भी लोअर कास्ट जैसा वर्ड यूज करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि क्या है बताऊं मैं तुम्हें। इन नेताओं को पास में खड़े रहने में शर्म आती है इन लोअर कास्ट लोगों के साथ। मतलब इन लोगों की क्या गलती थी। अपने भगवान ने, अपने सबका जो भगवान है, उन्होंने इनको पैदा किया, एक ही भगवान है सबका। पर मोदी जी तो जय श्री राम कर रहे हैं। इन मासूम बच्चों के बारे में तो सोचो। इन बच्चों की गलती थी तो छोटी सी उम्र में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का शिकार बन रहे हैं। इन बच्चों की क्या गलती थी। मोदी जी ने कुछ किया इनके लिए। पागलों, बाहर निकलो मोदी जी के से, सोचो थोड़ा। पिछले 10 सालों में दूसरों को छोड़ो तुम, मैं अपने खुद की बचपन की बात बता दूं तुम्हें। मैंने मोदी जी के मुंह से इतना हिंदू, किसान, हिंदू, सिख, मुस्लिम ये सब सुन लिया कि बचपन से मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मैं कभी भी हिंदू के अलावा किसी और कास्ट के लोगों को देख लेता था बचपन में, तो मुझे डर लगने लग जाता था। और मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, और वो डर मुझे आज अफसोस होता है उस बात का कि मैंने बचपन में किसकी बातों में आ गया मैं। और ये सब छोड़ो, आज भी मेरे अंदर वो थोड़ा बहुत डर रह चुका है, और इसके लिए मैं मोदी जी को कभी माफ नहीं करूंगा, ना बीजेपी को कभी माफ करूंगा, और ना ही आज की इस नई पीढ़ी को। मैंने जो डर सहन किया है उस डर के बारे में मैं नई पीढ़ी को पता लगने नहीं दूंगा। उस पीढ़ी को मैं समझाऊंगा कि नेताओं की, जो नेता है इनकी बातों में मत आओ। वो डर मैंने महसूस किया है, मैं इस नई पीढ़ी को महसूस नहीं करने दूंगा। और अंधो देशभक्तों, तुम अंधभक्तों, तुम ये तो सोचो, तुम जिसको नेपाली नेपाली करते रह गए मजाक मजाक में, वो तुमसे ज्यादा समझदार निकल गए, और तुम आज भी बायोग्राफी देखने में व्यस्त हो। सोचो थोड़ा। अब एंड में सॉल्यूशन क्या है। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही बातें बोलना चाहूंगा। पहला, एक ही सॉल्यूशन है कि जो भी गवर्नमेंट हो उन सबको बच्चों की एजुकेशन में जितना हो सके उतना ध्यान देना चाहिए। आज एक अच्छी एजुकेटेड प्राइवेट स्कूल से जैसा बच्चा पढ़ के बाहर निकलता है, अगर वैसे एक गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा निकलने लग जाए, ऐसे एजुकेशन में ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो मैं गारंटी लगा रहा हूँ अगले 15 से 18 साल के अंदर इंडिया की 70 से 80% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी, अगर एक एजुकेशन पे गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान दे। मतलब एकदम अच्छे से ध्यान दे। तुम्हें पता ही भी हालत कैसी है, पर अगर अच्छे से ध्यान दे तो मैं गारंटी लगा के दे रहा हूँ 18 से 15 साल के अंदर ये जो तुम्हें 70 से 80% प्रॉब्लम है ना इंडिया की, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी, देखो सबको पता है बीजेपी बहुत करप्ट है, कांग्रेस भी बहुत करप्ट है, लेकिन अब तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है इन दोनों के अलावा। तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है, तो मैं तुम तो एक ही राय दूंगा कि एजुकेटेड वन चुनो। तुम जो एजुकेटेड है वो पार्टी चुनो तुम। मतलब तुम सोचो, इतने साल पहले इतने नेता रहे अपने, इतने पीएम रहे, तुम्हें किसी को पता लगा मुसलमान भी कभी पीएम था, कभी कोई और कास्ट का भी पीएम था, लेकिन तुम्हें वो पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो एजुकेटेड पीएम था, अच्छे से एजुकेटेड पीएम था, या फिर अच्छे से एजुकेटेड नेता था। तो मैं तुम्हें ये राय दूंगा, कोई भी चुनो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, दोनों करप्ट है, अनसेंड, अपन को ही पता है, सबको पता है बात। मैं तो वही बोलूंगा कि चुनो तो कम से कम एजुकेटेड वाला तो चुनो यार। क्या होता भगवान तुम पे दया करी दे, अपन सब पे कर दे। बाय।